So in today's class, I will discuss with you Bloomsbury group. टीजीटी पीजीटी में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हियर इज ब्लूम्सबरी ग्रुप, और इससे रिलेटेड जो मैटर है वो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। और वी विल डिस्कस बर्लेस्क, कैवालियर पोएट्स, कैंपस नॉवेल, कैरोलिन पीरियड। तो देखिए, जब आप ब्लूम्सबरी ग्रुप की बात करते हैं तो आपको या हमें एक तरह से समझने की जरूरत है कि जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ नॉवेलिस्ट एंड आर्टिस्ट। ये जो ग्रुप था, एक किसका ग्रुप था? नॉवेलिस्ट और आर्टिस्ट का ग्रुप था। NOVELISTS, नॉवेलिस्ट एंड आर्टिस्ट था। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है, ये नॉवेलिस्ट और आर्टिस्ट का ग्रुप था। एक पॉइंट ये समझना। दूसरा पॉइंट ये समझना, इस ग्रुप की स्थापना जो हुई थी 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप नॉवेलिस्ट और आर्टिस्ट का ग्रुप था। इस ग्रुप की स्थापना 1905 में हुई है। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक नाम है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ। एक नाम है ई एम फॉस्टर। एक नाम है लियोनार्ड वुल्फ। इन लोगों ने मिल करके इसकी इसकी स्थापना की थी। और ईएम फास्टर तो इसके मेंबर थे। इसका मतलब ये है कि वर्जीनिया वुल्फ और लियोनार्ड वुल्फ, ये दो बड़ा नाम है जिन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। और यह ग्रुप किसका था? आर्टिस्ट का और नॉवेलिस्ट का ग्रुप था। अमूमन एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन से लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं थे? हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? जो इस ग्रुप में शामिल नहीं थे उनमें से एक बड़ा नाम है T.S. इलियट। ये भी ऑप्शन आ चुका है। एक दूसरा नाम है T.H. लॉरेंस। एक तीसरा नाम है W.B. येट्स। ये तीन नाम अगर आप ध्यान में रखेंगे, या एक जैसे जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स, विलियम जेम्स, ये उस समय की ग्रेट पर्सनालिटीज थी। तो ये सारे लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं थे, लेकिन ईएम फास्टर उसमें शामिल थे, एडवर्ड मार्गन फास्टर और वर्जीनिया वुल्फ। अब अगर आप इसमें बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है, ये एक तरह का क्या था? इंटेलेक्चुअल सर्किल। और ये जो था इंटेलेक्चुअल सर्किल, जिसमें आपको मैंने अभी बताया कि लियोनार्ड वुल्फ है, वर्जीनिया वुल्फ है। और ये जो ग्रुप की स्थापना हुई है लंदन में हुई है, 1920 के समय में रहा है। ऑल दीज थिंग। रॉजर फ्राई इस ग्रुप में थे, क्लाइव बेल इस ग्रुप में थे, पेंटर वनीजा बेल रही है, डंकन ग्रांट रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें। और इसके अलावा कैम्ब्रिज फिलोसफर G.E. मूर रहे। कौन रहे? G.E. मूर। इससे रिलेटेड लेक्चर मेरा पहले भी पढ़ा हुआ, पहले भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से जो है, इसीलिए जितना सीरीज के साथ मैं जो लेक्चर आपको भेज रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। तो वो भलवी से होगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आपका डेटा कम जाएगा। जब आप टीचमिंट ऐप पर देखते हैं तो आपका डेटा बहुत कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने आपको टीचमिंट वाला भेजा, उसका यूट्यूब का भेजा हुआ था। खैर, तो अगर आप ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये रिवाइज किया जा रहा है। उस 32 लेक्चर में ये सारी चीजें हो चुकी है, बहुत अच्छे ढंग से वहां कवर की गई थी कि कौन कौन से लोग रहे। तो मैं ये बताना चाहता था कि इसमें ये लोग रहे हैं, कौन कौन से लोग रहे हैं? क्लाइव बेल है, वनीजा बेल है, डंकन ग्रांट है, G.E. मूर है, रॉजर फ्राई है। ऑल दीज लोग ये रहे। तो ये सारा का सारा। और इस ग्रुप में कौन से लोग थे? क्रिटिक्स थे, नॉट क्रिटिक्स, पेंटर थे या आर्टिस्ट थे, कुछ पब्लिशर भी आप कह सकते हैं, और खास करके नॉवलिस्ट का यह ग्रुप रहा है। तो दीज थिंग्स वी सी, दीज थिंग्स वी फाइंड।
अब उसके बाद एक और टर्म आता है कि बर्लेस्क क्या है। बर्लेस्क जो है ये कुछ नहीं है, यह एक तरह का जो वर्ड है कहाँ से लिया गया, इटालियन वर्ड बर्ला से लिया गया। बर्लेस्क कहाँ से आया हुआ है, इटालियन वर्ड बर्ला, BURLA। बर्लेस्क आपका इटालियन वर्ड बर्ला से लिया गया, जिसका मतलब होता है रिडिक्यूल और मॉकरी। जिसका क्या मतलब होता है, रिडिक्यूल और मॉकरी, किसी की हंसी उड़ाना। इसका मतलब होता है रिडिक्यूल, RIDICULE, रिडिक्यूल, और मॉकरी, MOCKERY, रिडिक्यूल या मॉकरी, बर्लेस का एग्जाम्पल, मतलब बर्लेस का मतलब होता है। अब ये जब रिडिक्यूल या मॉकरी किसी चीज का किया जाता है, अगर आप उसका वाइडर सेंस में लेंगे, तो यह किसी भी लिटरेरी कंपोजिशन या ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या चीज होगा कि रिप्रेजेंटेशन विच एम्स एट प्रोड्यूसिंग लाफ्टर, जिसमें क्या होगा, लाफ्टर होगा, हंसी उड़ाई जाएगी किसी चीज की। क्या होगा, लाफ्टर, LAUGHTER, व्हाट विल बी देयर, लाफ्टर होगा। एक पॉइंट है, उसमें क्या होगा, लाफ्टर होगा। और कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सीरियस सब्जेक्ट मैटर का जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा, कॉमिक ट्रीटमेंट होगा, लाफ्टर होगा बाय द कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर और द रिडिकुलस इमिटेशन ऑफ अ सीरियस वन। द नोटेबल एग्जांपल ऑफ बर्लेस्क, बर्लेस्क के जो और तमाम एग्जांपल है, चॉसर्स का सर टोपाज, फील्डिंग्स का टॉम थंब द ग्रेट, जॉर्ज विलर्स का द रिहर्सल, एंड बटलर्स का ह्यूडिब्रास। तो बटलर्स का जो ह्यूडिब्रास है, वहां से ये सारी चीजें ली गई है, या वहां से वो सारी चीजें आई हुई। तो एक चीज अगर आप देखेंगे कि ये जो चीजें हम लोगों को नजर आ रही है, या उसमें जो चीजें हैं, तो उस तरह की चीजें रही है। तो अगर 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 हम बात करें, या अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, तो उस पार्टिकुलर चीज पे, या दो तीन पॉइंट है, उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका बर्लेस्क है, ये जो है इटालियन वर्ड बर्ला से आया। अब आप मेरे साथ रिपीट करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। जो बर्लेस्क है वो कहाँ से आया है, इटालियन वर्ड है सर। इटालियन वर्ड इटालियन वर्ड बर्ला से आया, BURLA। ठीक है, इटालियन वर्ड बर्ला से आया। जो बर्ला है उसका मतलब क्या है, सर रिडिकुलस। या रिडिक्यूल या मॉकरी, रिडिक्यूल या मॉकरी, RIDICULE, रिडिक्यूल, RIDICULE, रिडिक्यूल या मॉकरी, MOCKERY। तो जो ये रिडिक्यूल है या जो ये मॉकरी है, उसमें क्या किया गया है कि किसी भी सीरियस वर्क का हंसी उड़ाना, सीरियस वर्क का। और फिर उसमें आया कि ये ज्यादातर क्या होता है, लिटरेरी कंपोजिशन या ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, के ऐसा लिटरेरी कंपोजिशन या ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है विच एम्स एट प्रोड्यूसिंग लाफ्टर। इसका क्या एम होता है, प्रोड्यूसिंग व्हाट, ट्रेजिक सीन और लाफ्टर, सर लाफ्टर लाफ्टर। जब उसका मतलब ही रिडिक्यूल या मॉकरी है, तो रिडिक्यूल या मॉकरी से लाफ्टर ही आएगा, जो है नेचुरल सी बात हो गई। और ये जो प्रोड्यूसिंग लाफ्टर है, किसको कॉमिक ट्रीट करके, बाई द कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ अ सीरियस सब्जेक्ट और द रिडिकुलस इमिटेशन ऑफ अ सीरियस वर्क। किसी भी सीरियस वर्क का एक रिडिकुलस प्रेजेंटेशन, किसी भी सीरियस वर्क का एक रिडिकुलस प्रेजेंटेशन, कन्फर्म हो रहा। तो ये पार्टिकुलर चीज है। जैसे मैं बर्लेस को लेकर के आपको बताऊं कि अगर जो है किसी भी ऐसे नेता का, या जो है जैसे बाई द वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, अगर उनके द्वारा दिए गए किसी भी स्पीच को कोई
कॉमिक वे में प्रेजेंट करता है या उसका ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन करता है किसी भी सीरियस वर्क का, तब वो चीजें क्या हो जाएगा, वो चीजें बर्लेस का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, क्योंकि वो नेताओं का अपना केमिस्ट्री होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीका है कि जब वो कहते हैं भाइयों बहनों, तो उनके द्वारा कही हुई इस बात को जो है लालू प्रसाद यादव ने किसी सभा ने भाइयों बहनों मतलब वो चीजें उन्होंने वो किया हुआ था वो चीजें, तो वो एक उनका अपना अलग होता है। लेकिन उनके द्वारा कही हुई इस बात को उन्होंने उसको बर्लेस्क वे में प्रेजेंट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीरियस वे में कहा, लालू प्रसाद यादव जी ने उसको जो है वो ये कहा, तो ये आर्ट होता है। और लालू प्रसाद यादव जी से ज्यादा मिमिक्री तो किसी का मतलब जितना उनके अंदर वो आर्ट था वो किसी में हो ही नहीं सकता है। जो संवाद करने का उनका अपना एक अलग ही तरीका रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप चलते हैं तो उसमें जो है इस चीज को हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि अभी जैसे राहुल गांधी जी की ने जो यात्रा निकाली है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को जो है कई ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है, कई ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें कि ऐसी है ये वैसी है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पार्टीज के किए गए कामों का रिडिक्यूल करती है या उसकी मिमिक्री करती है, उसका एम एट लाफ्टर होता है या इस तरह से जो है चीजें रही रहती है हमेशा, जो ये हमेशा रहा है। और देन आई वांट टू नो कि क्या कैन यू गिव मी सम नोटेबल एग्जांपल जो बर्लेस का है उसका कुछ एग्जांपल। यस सर। सर का सर चार आज बिल्डिंग का सर थंब द गेम, हम है जॉर्ज मिलर का रिहर्सल सर, बटलर का हुडी ब्रास। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बटलर्स का ह्यूडी ब्रास। और जो बटलर का ह्यूडी ब्रास है इट्स एन एग्जांपल ऑफ हाई बर्लेस। जब आप बर्लेस की बात करेंगे तो ये दो तरीके में बदल जाता है, हाई बर्लेस और लो बर्लेस। और बटलर्स के ह्यूडी ब्रास में ह्यूडी ब्रास्टिक एलिमेंट उसको बाद में एक नए ढंग से वो किया गया। तो आई थिंक कि नाउ यू गॉट इट कि बर्लेस का क्या मतलब है। यह जो है इटालियन वर्ड बर्ला से आया जिसका मतलब रिडिक्यूल या मॉकरी होता है। यह जो है एक वाइडर सेंस में अगर देखा जाए तो किसी भी लिटरेरी कंपोजिशन या ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन which aims at producing laughter by the comic treatment of a serious subject, उसको लेकर के किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कैवालियर पोयट्स। ये जो कैवालियर पोयट्स है अ नेम गिवन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पोयट्स। जो कैवालियर पोयट्स है यह एक तरह का किसको दिया गया है, एक ऐसा नेम है जो कि दिया गया है किसको, ग्रुप ऑफ पोयट्स को, owing to their association with the court of चार्ल्स फर्स्ट। और इसका संबंध किससे, चार्ल्स फर्स्ट से। तो सबसे पहला कि कैवालियर पोयट्स एक ग्रुप ऑफ पोयट्स है जिसका नामकरण चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर रखा गया। कारण ये है कि यह ग्रुप उसी समय आया था जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे। ओविंग टू देयर नेम्स, किसके नाम पर रखा गया, ओविंग टू देयर नेम्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। द थ्री फेमस नेम्स, इसमें जो तीन फेमस नेम है कैवालियर पोएट्स में, वो थॉमस केरियो है, सर जॉन सकलिंग है, रिचर्ड लवलेस है। द मेन इन्फ्लुएंस एक्टिंग अपॉन देम वर दोज ऑफ बेन जॉनसन। इन पे जो सबसे ज्यादा असर था बेन जॉनसन का था और जो सबसे कम असर था जॉन डन का था। बेन जॉनसन पर का ज्यादा असर होने की वजह से इन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन भी कहा है। द कैवालियर पोएट्स टू सम एक्सटेंट रिजेंबल टू द रेस्टोरेशन पोएट्स who appears after the restoration of the monarchy, Charles II, some of the best reign, notably रॉबर्ट हेरिक, एंड्रयू मार्वेल, ये सब चीजें रही हैं और ये सब कैवालियर पोएट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा जो नया पॉइंट है या हमारा जो नया ये टॉपिक है वो क्या है, कैवालियर पोएट्स। कैवालियर पोएट्स क्या रहे, कैवालियर पोएट्स कुछ नहीं, कैवालियर पोएट्स जो है नंबर वन पॉइंट की जब भी आप बात करेंगे कि कैवालियर पोएट्स कुछ नहीं थे, ये जो है कैवालियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ पोएट, अ ग्रुप ऑफ पोएट।
नंबर 2, इनका आना किसके समय में हुआ? चार्ल्स फर्स्ट के समय। ये किससे ज्यादा प्रभावित रहे हैं? बेन जॉनसन से। किससे कम से कम प्रभावित थे? जॉन डन से डॉन कम से कम, डॉन या डॉन जॉन डन से कम प्रभावित रहे। So I just told you about what I was sure. I just told you about Burles. I just told you about Cavalier Poet. ये सारा का सारा चीजें। नाउ अब उसके बाद जो है, जो तीसरा चीज है, कैंपस नावल। अ नॉवेल विच हैज अ यूनिवर्सिटी कैंपस एज इट्स सिटी। करे एक ऐसा नावल जो कि जो है कहाँ पे, जिसका सेटिंग है यूनिवर्सिटी कैंपस में। मैंने कैंपस नावल पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि कैंपस नावल वह नावल होता है जिसका सेटिंग किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, डिग्री कॉलेज के कैंपस में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के जो कैंपस होते हैं वहां की इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर को लेकर के उस कैंपस में रहने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपने कैंपस के अनुभव को शेयर करते, साझा करते, या वहां की घटनाओं पर नावल लिखते हैं, उसको कैंपस नावल कहा जाता है। तो अ नॉवेल विच हैज अ यूनिवर्सिटी कैंपस इन इट्स सेटिंग होना चाहिए, तो उसमें सीटिंग वर्ड आ गया। कौन सा कैंपस? यूनिवर्सिटी कैंपस। द मेजॉरिटी हैज बीन रिटन बाय दोज हु वर आर एकेडमिशियंस। ज्यादातर उन लोगों ने कैंपस नॉवेल लिखा है जो खुद एकेडमिशियंस रहे, प्रोफेसर्स वगैरह रहे। जैसे लकी जिम 1954, किसके द्वारा? बाय किंग्सले एमिस। गाइल्स गोट बॉय 1966 बाय जॉन बार्थ। चेंजिंग प्लेसेस 1975 बाय डेविड लॉज। ये सबका सब क्या है? कैंपस नॉवेल है, और इनका जो सेटिंग है वो यूनिवर्सिटी कैंपस पे है। These things we see and these things we find. I just want to tell you कि whenever we talk about campus novel, तो कैंपस नॉवेल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, उसका क्या है कि कैंपस नॉवेल में एक तो उसकी सेटिंग कहाँ पर होगा? यूनिवर्सिटी कैंपस। या आप एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस और अ, जो आपके उस डिग्री कॉलेजेस कैंपस है, या आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस हैं उसके कैंपस है उनके द्वारा। तो एक तो उसकी सेटिंग को लेकर के बात होती है कि इसकी सेटिंग जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, डिग्री कॉलेज, इसी वजह से इसको कैंपस नावल कहा। अब ये होता है कि इस तरह के जो नावल होते हैं इसके लेखक कौन होते हैं? इस तरह के जो नावल है इसके लेखक जो है एकेडमिशियंस रहे। एकेडमिशियंस का मतलब कि उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह रहे, एकेडमिशियंस रहे। तीसरा चीज की ये जो नॉवेल है उसमें क्या दिखाया जाता है? आप ये कह सकते हैं कि जो कॉलेज कैंपस है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहां का जो इवेंट है या इन्वायरमेंट है, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट और इवेंट, उसको दिखाया जाता है। चौथा पॉइंट जो है ये दिखाया जाता है कि जो फोर्थ पॉइंट है, उसको को रिलेट किया जाता है जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो उस समय के और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है, उन सब चीजों से भी उसको को रिलेट किया जाता है। ये 4-5 पॉइंट रहे। उदाहरण मैंने आपको इसमें आपने ऑलरेडी देखा है, लकी जिम। ये लकी जिम जो किंग्सली एमिस का है, ये बड़ा फेमस है। इसका उदाहरण के रूप में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, LUCKY, लकी जिम, JIM, बाई किंग्सले एमिस।
KINGSLEY, किंग्सले एमिस, AMIS, किंग्सले एमिस का लकी जिम, ये काफी फेमस रहा है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके उदाहरण में। दूसरा एक बड़ा नाम जो है, जो और आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है डेविड लॉज। एक और बड़ा नाम कौन सा है? डेविड लॉज, LODGE एपॉस्ट्रॉफी है। डेविड लॉज का कौन सा रहा था? चेंजिंग प्लेसेस, CHANGING, चेंजिंग प्लेसेस, PLACE, चेंजिंग प्लेसेस। सो आई थिंक यू गॉट इट। क्या समझ में आपको आ गया? कैवालियर पोएट्स, बर्लेस्क, ब्लूम्सबरी ग्रुप और कैंपस नावे। यस सर। ठीक है। यस सर, आ गया सर, इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है कैरोलिन पीरियड, द कैरोलिन पीरियड। अगर हम कैरोलिन पीरियड की बात करते हैं, या अगर आपको याद होगा, तो वी टॉक अबाउट जैकोबियन एज। जैकोबियन एज के बाद जो है हम लोग कैरोलिन एज की बात करते हैं। जो कैरोलिन एज था, उसी एज में ही कैवालियर पोएट्स आए हैं और उसी एज में ही चार्ल्स फर्स्ट आए हैं। चार्ल्स फर्स्ट का लैटिन नेम ही जो है आपका क्या है? कार्लस था, उसी से कैरोलिन बना हुआ है। तो कैरोलिन जो पीरियड है, यह पीरियड ऐसा था जिसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं 1625 से 1649। इस समय के राजा कौन थे? चार्ल्स फर्स्ट। और एक चीज और अभी आपको ध्यान में रखना है, जब आप अभी तैयारी करके जाइएगा तो ये जरूर तैयारी करके जाइएगा कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड कब पैदा हुई है, कब मरी हुई है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है अभी हाल ही में मरी हुई है, इसी महीने में मुझे लगता है उनका डेथ हुआ है, 8 सितंबर या कब हुआ है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि उनके बाद अब कौन इंग्लैंड का किंग बना या क्वीन बना, जो भी बने हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ से पहले कौन थे? ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रख जाना। और क्वीन एलिजाबेथ कब गद्दी पर बैठी थी, इस सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की नहीं। फर्स्ट तो आपको सब पता ही है, क्योंकि अब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मौत हो गई है। वो लिटरेचर से उनकी डायनेस्टीज वगैरह को लेकर के जरूर क्वेश्चन, तो ये आप केवल कुछ नहीं, नेट पे डालेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर। अब उसके बाद ये आता है कि जो आपका 1625 से 1649 है, 1649, जो चार्ल्स फर्स्ट है 1625 से 1649 कैरोलिन एज के, अगर देखा जाएगा तो इस एज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। लैटिन में इनका नाम क्या है? कार्लस है। लैटिन में चार्ल्स फर्स्ट को क्या नाम दिया गया था? कार्लस। और चार्ल्स तो इनका इंग्लिश नेम हो गया। लैटिन में इनका क्या नाम है? CARLOUS। इसी के नाम पर क्या हो गया? कैरोलिन एज। अब उसके बाद एक चीज ये होता है कि उसी एज में कौन लोग आए हैं? आपके कैरोलिन पोएट्स, या उन्हीं को हम कैवालियर पोएट्स कहते हैं, जिसमें एक नाम टॉमस केरियो है, लवलेस है, सकलिंग है। अभी हम लोगों ने जब ये पढ़ा था कैवालियर पोएट्स का, तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किसका? टॉमस लवलेस का। यहाँ पे ये देखिए आया हुआ लवलेस का। टॉमस केरियो यहाँ पर भी आए हैं, सकलिंग आए हुए हैं, ये हल्दी सिंह। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो कैवालियर पोएट्स हैं जो इस एज में आते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? आपके लवलेस हैं, सकलिंग है, केरियो है। दिस थिंग्स वी फाइंड। उसके बाद कैरोलिन ड्रामेटिस्ट वर द लास्ट टू राइट इन द एलिजाबेथ ट्रेडिशन। जॉन फोर्ड एंड जेम्स शार्ले। जॉन फोर्ड और जेम्स शार्ले, ये कुछ ड्रामेटिस्ट थे जो इस एज में लिखते हैं। कौन से ड्रामेटिस्ट थे? जॉन फोर्ड एंड जेम्स शार्ले। जो कैरोलिन राइटर थे, वो चार्ल्स फर्स्ट के कोड से रिलेटेड थे, उनके प्रति अपनी लॉयल्टी शो करते थे। और कैवालियर पोएट्स या कैरोलिन पोएट्स जो है,
शॉर्ट पोयम्स लिखते थे, शॉर्ट लिरिक्स से लिखते थे जो है, जिसमें थोड़ा सा एमोरस सब्जेक्ट मैटर होता था, लव वगैरह को, लस्ट भी नजर आता है, पैशन भी नजर आता है, इन सारी चीजों को लेकर वो करते थे। तो चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में और तमाम चीजें हम देखते हैं। तो ये चीजें रही, तो मेरे मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया कि जो कैरोलिन पीरियड है वो क्या है, और उसके पहले का जो पीरियड था वो क्या था। कैरोलिन जो पीरियड है वो चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड है। चार्ल्स फर्स्ट 1625 में गद्दी पर बैठते हैं, 1649 में उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि चार्ल्स फर्स्ट का जो लैटिन नेम है वो कैरलोस था, उसी से उनका नाम रखा गया कैरोलिन एज। और इस एज की सबसे बड़ी खासियत सिविल वार और थिएटर का बैन किया जाना 1642 ईस्वी में। इसी एज में आपका एक और चीज नजर आता है, प्रेस को बैन किया गया 1643 में। इसी एज में जो है आप देखेंगे कि 1625 में तो ये गद्दी पर आते हैं, लेकिन तमाम तरह का कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है। द पीपल वर अनसेटिस्फाइड, पीपल मीन्स इंग्लिश, पीपल वर अनसेटिस्फाइड टू देयर किंग। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, और उनका बाद में हत्या कर दी जाती है। और जो पोयट्स आए थे वो कौन से थे, कैवालियर पोयट्स थे, उनको कैरोलिन पोयट्स भी कहा जाता है। इसमें जो नाम है, थॉमस कैरियू है, रिचर्ड लवलेस है, जॉन सक्लिंग है, एंड दे वर मच इन्फ्लुएंस टू हुम दे वर मच इन्फ्लुएंस टू बेन जॉनसन। और वे अपने आप को सन ऑफ बेन भी कहते थे। दे हैव कंपोज शॉर्ट लिरिक्स जिसमें एमोरस थीम है, लव मेकिंग एटमॉस्फेयर है, लस्ट और पैशन को भी लेके बात किए हुए। इस समय दो ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम एक तो जॉन फोर्ड रहा है और एक जेम्स शर्ली रहे, ये दो ड्रामेटिस्ट रहे। नेक्स्ट वर्ड है कैवालियर ड्रामा। तो मे आई नो कि क्या कैरोलिन ये समझ में आ गया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। या सर कैवालियर पोइट्स का जो सेकंड पैरा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो क्लियर नहीं है। कैवालियर पोएट्स का जो सेकंड पैरा उसमें कोई खास वो नहीं है। वो ये बताया जा रहा है कि कैवालियर जो पोएट्स हैं वो जो है, अगर देखा जाए उनका वर्क किससे मिलता है, रेस्टोरेशन पोएट से जाकर के उनमें सिमिलरिटी है। जो काम रेस्टोरेशन पोएट का मतलब जॉन ड्राइडेन ने जो काम किया था, उसी उससे पहले लगभग उसी पैटर्न पे कैवालियर पोएट्स वगैरह लिखते रहे हैं। और जो रेस्टोरेशन पीरियड रहा वो चार्ल्स सेकेंड का पीरियड था। और जो कैवालियर पोएट्स थे वो कैरोलिन एज में आए थे, वो चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में आए थे। तो यही बात उन्होंने बताई हुई, और आपको इसमें कुछ नहीं समझना। ओके सर, थैंक यू। आवाज मेरी जा रही है? हेलो? यस सर। सर अब आ रही है। यस सर, कमिंग सर। अच्छा, ओके। तो नाउ यू सी व्हाट, नाउ यू सी की कैवालियर ड्रामा। कैवालियर ड्रामा जो आपका है एक अलग से कुछ नहीं है। कैवालियर ड्रामा आप कह सकते हैं कि जो कैरोलिन एज में जो ड्रामा लिखा गया वही सारा चीज रहा है। होता क्या कि 1630 में क्वीन गेव पैट्रोनेज टू अ टाइप ऑफ कोर्ट प्ले कॉल्ड कैवालियर ड्रामा। इट वॉज अ फॉर्म आर्टिफिशियल पॉन्डेरस इन स्टाइल। ये जो ड्रामा था वो आर्टिफिशियल था, पॉन्डेरस था स्टाइल में, और बहुत ज्यादा ओरिजिनल नहीं था। इस तरह के जो ड्रामा के लिखने वाले लोग थे वो कौन से थे, सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग पोएट भी थे और आप कह सकते हैं कि ड्रामेटिस्ट भी थे। दूसरा नाम क्या था, जेम्स शर्ली। दूसरा नाम क्या था, जेम्स शर्ली था। और ये ड्रामा जो है क्या हुआ, जब सिविल वार शुरू हुआ तो सिविल वार के समय तक ये खत्म हो गया था।
आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब आप कैवालियर ड्रामा की बात करते हैं तो कैवालियर ड्रामा में कोई बड़ा चीज नहीं आ रहा, बस आपको दो चीज ध्यान में रखना कि कैवालियर ड्रामेटिस्ट में सर जॉन सक्ली जो कि पोएट्स भी थे, और दूसरा नाम है जेम्स शर्ली। दूसरा नाम जेम्स शर्ली। तो सर जॉन सकलिंग हो गए, जेम्स शर्ली हो गए, ये दो बड़ा नाम रहा है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ था। लेकिन इन्होंने जो ड्रामा लिखा वो आर्टिफिशियल रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि वो किया जाए। और जैसे ही सिविल वार शुरू होता है उस ड्रामा का इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाता है, वो भी बैन। और सिविल वार शुरू कब हुआ था? 1642 में। थिएटर पे बैन कब लगा था? 1642 में। प्रेस पे बैन कब लगा था? 1643 में। ये सारा काम चार्ल्स सेकंड के समय में, जिसको हम लोग कैवालियर एज, कैरोलिन एज कहते हैं, और उसी समय चार्ल्स सेकंड और कैवालियर पोएट्स वगैरह का आगमन होता है, उसी समय ये सारी घटना घटित होती है। अब उसके बाद आते हैं शिकागो क्रिटिक्स। शिकागो क्रिटिक्स आपके यहाँ नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि शिकागो क्रिटिक्स जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से बिलोंग करती है, इसीलिए इनको शिकागो क्रिटिक्स कहा जाता है। ये 1952 ईस्वी में आए हुए हैं। ये न्यू क्रिटिसिज्म वाले जो क्रिटिक्स हैं वो रहे हैं। इनमें जो नाम है रोनाल्ड यस्करेन है, एल्डर आल्जॉन है, रिचर्ड मैक्रान है, वेंसी बूथ वगैरह। इस शिकागो यूनिवर्सिटी से थे, तो वहां से जो एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स आया हुआ है वो सब जो है आपके शिकागो उससे थे, इस वजह से ऐसा रहा है। बाकी आप कुछ नहीं समझना, इनको शिकागो क्रिटिक्स क्यों कहा जाता, ये कब आए, कौन कौन लोग रहे। हाँ, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजेट ड्रामा, ये मैंने कई बार बताया है। क्लोजेट ड्रामा वह ड्रामा होता है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको इसको जो है परफॉर्म नहीं करना है बल्कि पढ़ना है या रिसाइट करना, उसको क्या कहा जाता है? क्लोजेट ड्रामा। अ टाइप ऑफ प्ले रिटेन विद द पर्पस नॉट टू परफॉर्म बट टू रिसाइट, नॉट टू परफॉर्म बट टू रिसाइट। अ प्ले यूजुअली, और ये किस में होता है? वर्ड्स में होता है। क्लोजेट ड्रामा ज्यादातर वर्ड्स में होता है। डिजाइन सर वॉइस नहीं आ रही। किसी को आ रही सर की वॉइस? किसी को नहीं नॉट आ रही कमिंग जी। सबकी वॉइस।
हेलो सर। हेलो शिव कुमार जी, वॉइस आ रही है आपको क्या? नहीं सर, नहीं आ रही है जी। अरे सर, आई थिंक सर बिजी हो गए हैं ज़्यादा। लग तो ऐसे ही रहा है। हेलो। हेलो। वॉइस नहीं